अपने पिछले वीडियो में हमने सीआरपीसी के चैप्टर 18 में दिए गए उन वारंट केसेस की बात की थी जो कि एक सेशन कोर्ट में चलते हैं, और आज हम चैप्टर 19 के अंतर्गत आने वाले उन वारंट केसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक मजिस्ट्रेट के सामने ट्राई किए जाते हैं या ट्रायबल होते हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। वारंट केसेस वो केसेस होते हैं जिनके ऑफेंसेस के मामले में पनिशमेंट जो होती है वो डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रीजनमेंट या फिर वो इम्प्रीजनमेंट जो कि 2 साल से ज़्यादा होती है वो आते हैं। और यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने उन वारंट केसेस को ट्राई किया जाता है जो कि फर्स्ट शेड्यूल के 6 कॉलम में दिए हुए हैं, 6 नंबर के कॉलम में दिए हुए हैं और जो सेशन कोर्ट के थ्रू ट्रायबल नहीं है। पहले वाले वीडियो की तरह इस वीडियो में अभी हम मजिस्ट्रेट के सामने चलने वाले जो ट्रायल्स हैं उनको एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करेंगे, एकदम स्टोरी टेलिंग की तरीके से समझाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जितने भी सेक्शंस होंगे रिलेटेड वो ऊपर आएंगे और सारे प्रोविजंस नीचे जाएंगे, तो आप इनको लिंक करते जाइएगा, रिलेट करते जाइएगा, पूरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने चलने वाले वारंट केसेस के मामले में। तो ये 2 तरह के वारंट केसेस होते हैं, जिनमें सबसे पहले में वो वारंट केसेस होते हैं जो कि पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूटेड होते हैं, और दूसरी कैटेगरी में वो वारंट केसेस आते हैं जो अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट होते हैं, यानी ये पुलिस रिपोर्ट पे नहीं बेस होते हैं। पुलिस रिपोर्ट पे बेस्ड जो भी वारंट केसेस हैं वो सेक्शन 238 से लेके 243 तक दिए हुए हैं, और दूसरी कैटेगरी वाले यानी वो वारंट केसेस जो कि अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट पे बेस होते हैं वो सेक्शन 244 से लेके सेक्शन 247 तक दिए गए हैं। अब इन सब में बात यह है कि ये दोनों ही वारंट केसेस में, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पे बेस हो या अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट पे बेस हो, इन दोनों के मामले में जो सेक्शन 248 से लेके 250 तक के प्रोविजन सब सेम हैं, दोनों के लिए कॉमन ही हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैटेगरी के वारंट केसेस के मामले में जो कि पुलिस रिपोर्ट पे बेस होते हैं। तो इसमें सेक्शन 238 में ये कहा गया है कि जब भी मामला मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचेगा तो वो ये चेक करेगा, सबसे पहले ये इंश्योर करेगा कि सेक्शन 207 के अंतर्गत जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो उसमें व्यवस्थाएं दी गई थी वो पूरी हैं या नहीं हैं। अब सेक्शन 207 में ये व्यवस्था दी गई थी कि जो भी एक्यूज्ड व्यक्ति होगा उसको FIR की कॉपी, स्टेटमेंट, कन्फेशन, इन सब की कॉपी उस व्यक्ति को पहुँचाई जाएगी ताकि वो अपने डिफेंस के लिए तैयार रह सकें। तो इसको देखने के बाद मजिस्ट्रेट आगे स्टेप ये करता है कि जब वो पूरे मामले पे एग्जामिन करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, एविडेंसेस को देखेगा, प्रोसिक्यूशन को सुनेगा, एक्यूज्ड को सुनेगा, और उसको वो पूरा मामला ग्राउंडलेस लगेगा, कोई मामले में दम नहीं लगेगा, तो इस बेस पे वो व्यक्ति को जो कि एक्यूज्ड है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा मामला देखने के बाद, पूरे एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स और सबको सुनने के बाद ये पता चलता है कि ये मामला आगे बढ़ाने के लायक है, प्रोसीड करने के लायक है, डिस्चार्ज के लायक नहीं है, तो इस मामले में वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेंगे। लेकिन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करने के पूर्व मजिस्ट्रेट का ये काम देखना होता है कि क्या ये मामला उनके जुरिडिक्शन में आता है, क्या ये उनको ट्राई कर सकते हैं, उनको पनिशमेंट देने की अथॉरिटी मिली है या नहीं मिली है। और इस पूरे मामले को देखने के बाद जब वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेंगे तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करने के बाद उस व्यक्ति को जो कि एक्यूज्ड है उसको जोर जोर से पढ़ के सुनाया जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि भाई आपके खिलाफ ये आरोप आए हुए हैं और ब्लेम ऐसा ऐसा किया गया प्रोसिक्यूशन के थ्रू कि आपने ये काम, ये अपराध किया है। और जब वो मामला समझ में आ जाएगा एक्यूज्ड व्यक्ति को, तो उसके सामने प्रश्न रखा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि क्या आप अपने अपराध को, जो भी आपने क्राइम किया, उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। अब उस व्यक्ति ने अगर अपराध स्वीकार कर लिया तो इसको इंग्लिश में प्ली ऑफ गिल्टी कहते हैं। तो जब प्ली ऑफ गिल्ट हो जाएगा तो मजिस्ट्रेट उस चीज को रिकॉर्ड करेगा एक रिटन फॉर्म में, और रिकॉर्ड करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने 2 ऑप्शन होते हैं, जिनमें पहला ऑप्शन ये होता है कि उस व्यक्ति को जिसने वो क्राइम किया हुआ स्वीकार करता है उसको कन्विक्ट घोषित करके उसके खिलाफ सेंटेंस पास कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो उस मामले को, उसको स्वीकार करने के पश्चात भी मामले को आगे बढ़ाए, आगे ट्रायल के लिए प्रोसीड कर दें। लेकिन पिछले प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर एक्यूज्ड व्यक्ति ने मामले को पूरा इकबाल जुर्म नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, अपना प्ली ऑफ गिल्टी नहीं करी, दोष को नहीं माना, तो इस कंडीशन में मजिस्ट्रेट ये करेगा कि उस प्रोविजन को आगे बढ़ाने के लिए एक डेट फिक्स कर देगा कि इस दिन प्रोसिक्यूशन को, एक्यूज्ड को सारे एविडेंसेस, सारे डॉक्यूमेंट सबका मौजूद होना जरूरी है और इस दिन हम लोग सुनवाई को आगे बढ़ाएंगे। अब उस दिन पे जब फिर से सब लोग इकट्ठा होते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं और एविडेंसेस को देखा जाता है, डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है, उनको दोनों जो पक्ष होते हैं उनको सुना जाता है, और प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही को पूरा होने के बाद
अब एक्यूज्ड को ये मौका दिया जाता है कि आप अपने डिफेंस में एंटर करिए, आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए जो उपाय है डिफेंस के लिए है, आप एविडेंसेस को प्रस्तुत कर सकते हैं, आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके अलावा जो भी पहले एविडेंसेस आ चुके हैं उनको एग्जामिनेशन के लिए या री एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आप बुला सकते हैं, उसके मामले में एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब ये तो पूरा मामला हुआ उन वारंट केसेस के मामले में जो कि पुलिस रिपोर्ट पे बेस हैं, लेकिन अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी के मामले में जो कि अदर देन पुलिस रिपोर्ट पे बेस वारंट केसेस होते हैं उनके मामले में। तो सेक्शन 244 में ऐसा कहा गया है कि जब भी एक्यूज्ड व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा या फिर वह स्वयं से हाजिर होगा, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट उस पूरे मामले को देखेगा, उसमें एविडेंसेस क्या क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या मामला है, उस पूरे प्रोसिक्यूशन को सुनेगा। और उसके बाद अगर ज़रूरी है कि उस मामले को, प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए किन्हीं विटनेस को समन्स भेजा जाए या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना ज़रूरी है, तो इसके फर्दरेंस में भी मजिस्ट्रेट कोई काम करेगा, उससे रिलेटेड जो ऑर्डर हैं वो देगा। और फिर से जब पूरे मामले में पूरे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, जितने गवाह, सबूत ये सब हैं, इनको सुपरवाइज करने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि उस पूरे मामले में कोई दम खम नहीं है या वो मामला ग्राउंडलेस है, उसको प्रोसीड करने के लायक ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उस कंडीशन में वो एक्यूज्ड व्यक्ति को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसी सेक्शन में ये भी प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर मजिस्ट्रेट को स्टार्टिंग में ही एविडेंसेस को प्रोड्यूस करने के पूर्व या फिर विटनेस को सुनने के पूर्व ही ये अंदाजा हो जाए, ये पक्का पुख्ता यकीन हो जाए कि ये पूरा मामला ग्राउंडलेस है, तो वो स्टार्टिंग में ही एक्यूज्ड व्यक्ति को डिस्चार्ज कर सकते हैं। लेकिन डिस्चार्ज करने का रीजन एक रिकॉर्ड में, एक रिटन फॉर्म में रखना जरूरी है, ताकि जब भी कभी सुपीरियर अथॉरिटी इस मामले पे संज्ञान ले, कोई सुपरवाइज करे या फिर कोई सूचना मांगे, तो उसके सामने प्रस्तुत किया जा सके। अब इसके बाद हम इसी सेक्शन के दूसरे पहलू की बात करते हैं, जहाँ पे मजिस्ट्रेट को ये पूरा मामला ग्राउंडलेस न लग के उस मामले में कोई दमखम लगता है कि प्रोसीडिंग आगे बढ़ाने के लायक है, मामला ऐसा है कि वो सारे गवाह, सारे डॉक्यूमेंट्स उस एक्यूज्ड व्यक्ति के खिलाफ इशारा कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में वो मजिस्ट्रेट उस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगा और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करेगा। लेकिन फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस को करने से पूर्व मजिस्ट्रेट यह इंश्योर करेगा कि वो जो मामला है वो उसके थ्रू ट्रायबल है या नहीं है, उसके जुरिडिक्शन में, उसके कार्यक्षेत्र में आता है या नहीं आता है, या इन मामलों में पनिशमेंट देने की पावर, शक्ति उसको मिली हुई है या ना मिली हुई है। अगर नहीं मिली हुई है तो वो उन केसेस को ट्रांसफ़र कर देगा, और अगर मिली हुई है उनको ये शक्ति, तो इस मामले को ट्राई करेगा। अब उसके बाद सेम प्रोसीजर जैसे हमने पहले वारंट केसेस के मामले में जो कि पुलिस रिपोर्ट पे बेस है, उसमें आपको बताया था कि पूरे मामले को संज्ञान लेने के बाद जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होगा तो वो एक्यूज्ड व्यक्ति को पढ़कर सुनाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, और समझने के बाद अगर एक्यूज्ड व्यक्ति के पास ये सवाल आता है कि भाई आपने ऐसा ऐसा क्राइम किया है, आप इकबाल जुर्म कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर उस व्यक्ति ने मामले को स्वीकार नहीं किया, सारे आरोपों को स्वीकार नहीं किया, प्ली ऑफ गिल्ट नहीं करी, तो इस कंडीशन में मामले को आगे बढ़ाते हुए प्रोसिक्यूशन को ये कहा जाएगा कि आप सारे एविडेंसेस, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस डे पे जो कि फिक्स करा जाएगा मजिस्ट्रेट के थ्रू, वो सारे प्रस्तुत करें, हम आगे कार्यवाही को बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट उस दिन पे जो कि फिक्स किया गया था प्रोसिक्यूशन को सुनने के मामले में, उस दिन प्रोसिक्यूशन को सुना जाएगा, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो एविडेंसेस हैं, जो कि विटनेस हैं, उनको सुना जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स जो चेक किया जाएगा, और उसके बाद मजिस्ट्रेट इतना सब कुछ करने के बाद जो एक्यूज्ड व्यक्ति होता है उसको डिफेंस का मौका देगा कि इनका तो हो चुका, अब आप अपनी डिफेंस की तैयारी करिए, उसके सिलसिले में जो भी विटनेस, डॉक्यूमेंट्स और जितने भी कागज हैं, जो जरूरी पुख्ता सबूत हैं, वो आप प्रस्तुत करिए कोर्ट में। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं सेक्शन 248 के अंतर्गत आने वाला कंक्लूजन का पॉइंट है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि चाहे वो वारंट केसेज हों जो कि पुलिस रिपोर्ट पे बेस हैं, या वो वारंट केसेज जो अदर देन आप पुलिस रिपोर्ट पे बेस हैं या प्राइवेट कंप्लेंट पे बेस हैं, दोनों के मामले में ही जो कंक्लूजन है वो सेक्शन 248 के अंतर्गत आएगा। और इसके सेक्शन के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने दो ऑप्शन आते हैं, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन ये आता है कि पूरे मामले को देखने के बाद एविडेंस और जो गवाह और बाकी के सारा जो एविडेंसेज हैं, उनको, सबूतों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत हो कि मामला ग्राउंडलेस है, उसमें दमखम नहीं है, या फिर ये आरोप जो भी उसके खिलाफ लगाए गए हैं ये सही नहीं है, इसमें कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, तो इस कंडीशन में वो उस व्यक्ति को जो कि एक्यूज्ड है उनको दोषमुक्त कर सकते हैं। और दूसरे पॉइंट के अंतर्गत अगर वो पूरा मामला ऐसा लगता है कि इसमें जितने आरोप हैं, जितने लगाए गए हैं, वो सब सही हैं, विटनेस के सारे जो उन्होंने विटनेस ने पूरा बयान दिया है वो भी सही है, डॉक्यूमेंट्स भी ये इशारा कर रहे हैं, सारे सबूत भी ये इशारा कर रहे हैं कि ये अपराध
अपराध उसी व्यक्ति ने किया है जिसके खिलाफ ये आरोप लगाए गए हैं, तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति को कन्विक्ट माना जाएगा और उसके बाद उसके खिलाफ एक सेंटेंस पास किया जाएगा। लेकिन यहाँ आवश्यक ये है कि सेंटेंस को पास करने के पूर्व उस पर एक हेयरिंग, एक सुनवाई आवश्यक है। इस मामले में एक्यूज को ये सुनने का मौका दिया जाता है कि भैया हम ये सेंटेंस आपके खिलाफ पास करने जा रहे हैं, आपको ये सज़ा मिलने जा रही है, आपको अगर कुछ बोलना है, कुछ सफाई देनी है, कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप इसी टाइम पे बता दीजिए। तो सीआरपीसी के लेक्चर सीरीज के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितने भी सारे पॉइंट्स बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। लॉ से रिलेटेड बाकी वीडियोज़ के लिए, पॉइंट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।